हेलो एवरीवन, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और डेंटिस्ट्री में मुझे 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आप लोग मुझे डॉक्टर प्लोवर कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बिहार डेंटल वैकेंसी आई है, 800+ पोस्ट हैं उसमें, और अब तो सिलेबस भी रिवील हो चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने सोचा है कि इन सारी चीज़ों का मैं रिवीजन तो करूँ, साथ में मैं बाइट साइज लेसन्स बनाऊँ, ईजी टू रिमेंबर, पॉइंट टू पॉइंट, और मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग कहीं भी हों, किसी वक्त भी हों, आपको उन सारी किताबों को खोल के वापस गो थ्रू ना करना पड़े। और आप कभी मेरे साथ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कब करते हैं? टू प्रिवेंट पल्पल एक्सपोजर एंड फर्दर ट्रॉमा टू द पल्प। पल्पल एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए और फर्दर ट्रॉमा ना हो पल्प को, इसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पल्प वाइटलिटी को प्रिजर्व करना है। और कैसे? इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम क्या करते हैं, कंप्लीटली जो केरियस इन्फेक्टेड डेंटिन होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं और एक मटेरियल प्लेस करते हैं जो क्या करेगा, अफेक्टेड टर्शरी डेंटिन बनाने में मदद करेगा। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में क्या करते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड डेंटिन, कंप्लीट इन्फेक्टेड डेंटिन का रिमूवल करते हैं और एक ऐसा मटेरियल प्लेस करते हैं जो कि हेल्प करेगा अफेक्टेड डेंटिन को रीमिनरलाइज होने में। कैसे होगा ये? ओडोंटोब्लास्ट जो हमारे होते हैं टीथ में, अंडरलाइंग टीथ में, उसको स्टिमुलेट करेगा और वो टर्शरी डेंटिन बनाने में हेल्प करेगा। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में समझ रहे हैं आप, ओडोंटोब्लास्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन आए समझना होगा। ओडोंटोब्लास्ट का बहुत बड़ा रोल है टर्शरी डेंटिन के फॉर्मेशन में। और ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है? ओडोंटोब्लास्ट जो है वो हमें सप्लाई करता है कैल्शियम फॉस्फेट वाइटल पल्प से रीमिनरलाइजेशन के लिए। ओडोंटोब्लास्ट कैसे करवाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट ओडोंटोब्लास्ट जो है वो सप्लाई करता है। रिमेंबर, एग्जाम बहुत टफ ना हो लेकिन बहुत इजी तो नहीं होंगे, तो आपको माइन्यूट डिटेल्स और बहुत डीप स्टडी की जरूरत है। ओके, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हमारा वो सक्सेसफुल कब होगा? इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हमें कब करना होगा, किस कंडीशन में करना होगा? इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हम कब करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रोग्नोसिस पुअर होगी। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, उसके दो। पहला होता है रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस। हमारी जो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस है वो 2.0 to 0.5 mm तक होनी चाहिए। रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस आईपीसी के लिए कितनी होनी चाहिए? 2.0 to 0.5 mm होनी चाहिए। तो गुड प्रोग्नोसिस होगा, प्रोग्नोसिस अच्छी रहेगी। अगर हमारा रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 to 0.25 mm के बीच है ना, तो प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो कि सक्सेसफुल बनाएगा आईपीसी को, वो है चॉइस ऑफ आईपीसी एजेंट। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन है कि आईपीसी एजेंट, चॉइस ऑफ आईपीसी एजेंट क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हर क्लिनिक की जान, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आईपीसी, चॉइस ऑफ आईपीसी एजेंट है। क्वेश्चन आ सकता है वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा क्या करता है कि वो चॉइस है हमारी? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग करते हैं ना, तो ये सारे बैक्टीरियाज जो है वहां डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑल बैक्टीरियाज आर डिस्ट्रॉयड अंडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा क्या है कि सारे बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी एल्केनिटी बहुत ही हाई होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एल्केनिटी हाई होती है और ये डेंटिनल बैरियर, ये डेंटिनल ब्रिज प्रोड्यूस करता है। डेंटिनल बैरियर या डेंटिनल ब्रिज प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दो एबिलिटी है जिसकी वजह से ये मटेरियल ऑफ चॉइस है। पहला हाई एल्केनिटी और दूसरा डेंटिनल बैरियर या डेंटिनल ब्रिज का फॉर्मेशन। अब शॉर्ट में हम लोग आईपीसी का एक स्टेप्स देख लेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले हमारे क्लिनिक में जो सबको पता है वो एनेस्थीसिया एंड रबर डैम है। क्या होगा आईपीसी में? एक डीप केरियस लीजन होगा, ठीक है। तो हम केरीज को रिमूव करेंगे। ये तो पता है हमें कि डीप केरियस लीजन जहां भी होगा, हम जिस भी कंडीशन में पहले केरीज को रिमूव करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो हमें थोड़ा घुमा कर ही दिया जाएगा। तो जब हम केरीज को रिमूव करेंगे ना, उसके बाद इन्फेक्टेड डेंटिन जो होगा उसको हम लोग पार्शियली रिमूव करेंगे राउंड बर्थ नंबर 6 और 8 से। इन्फेक्टेड डेंटिन राउंड बर्थ नंबर 6 और 8 से रिमूव होगा, ये याद करने की चीज है।
और पेरिफेरल डेंटिन को हम लोग स्पून एक्सकेवेटर से रिमूव करेंगे, स्पून शेप एक्सकेवेटर और स्पून एक्सकेवेटर उससे रिमूव करेंगे। आईपीसी की कंडीशन क्या है? आईपीसी की कंडीशन ये होती है कि पल्पल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस नहीं होना चाहिए। आईपीसी की कंडीशन क्या होगी? पल्पल एक्सपोजर नहीं होगा और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस नहीं होगा, तो ही हम लोग आईपीसी करेंगे। लुक, हमें सब पता है, क्लिनिक में जब हम पेशेंट कर रहे होते हैं हमें हर कंडीशन पता होता है किस कंडीशन में कौन सी ट्रीटमेंट अप्लाई होगी। जब एग्जाम होगा, हाई स्ट्रेस कंडीशन होगा, ये छोटी छोटी डिटेल है ना, उसको एक बार रिकैप कर लेना ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ आईपीसी कब होगा? जब पल्पल एक्सपोजर नहीं होगा और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस नहीं होगा। और फिर क्या करते हैं, जब हमने रिमूव कर दिया तो जो थोड़ा सा हमारा इन्फेक्टेड डेंटिन बचा ना, उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले करेंगे कवर, उसके बाद एक IRM डाल देंगे, इंटरिम रेस्टोरेटिव मटेरियल उसके ऊपर डालेंगे। 1 to 2 मंथ का वेट करेंगे, दैट इज 3 to 8 वीक्स वेट करेंगे हम लोग। सेकेंड अपॉइंटमेंट देंगे, अगर सारा कंडीशन फेवरेबल है तो टेम्परेरी फिलिंग को हटाएंगे, हार्ड सेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसके बाद रेजिन मॉडिफाइड GAC IC डालेंगे, उसके बाद कंपोजिट या अमेलगम से रेस्टोरेशन करेंगे। दैट इज आवर IPC। ओके।